बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, दोनों तरह की खबरें हैं, पाकिस्तान के अंदर से भी और पाकिस्तान के बाहर से भी। लेकिन सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट खबर है वो ये है कि चाइना ने फ़ौरन अपने शहरियों के लिए एक वार्निंग जारी की है। और जो ईरान में मौजूद है उनके शहरी, उनके लिए ये कहा गया है कि वो या तो ईरान को छोड़ दें या अपने आप को महफूज मकामात पर मुंतकिल करें। ये हदायत या हुक्मनामा जारी किया गया है चाइना की जानिब से, और ये इस साल में दूसरी मरतबा ऐसा हुआ है। इससे पहले चाइना ने इस किस्म की वार्निंग 27 फरवरी को जारी की थी इसी साल में। जबकि 28 फरवरी को अटैक हो गया था ईरान के ऊपर। इसराइल और अमेरिका की जानिब से अटैक हो गया था 28 फरवरी को। ये हम सबको याद है अच्छी तरह। तो एक मरतबा फिर चाइना ने उसी नौयत की एक वार्निंग जारी की है, और ऐसा लगता है कि अब दोबारा हमला होने वाला है, या कम से कम चाइना के पास ऐसी इंफॉर्मेशन है कि कोई बड़ा हमला दोबारा से हो सकता है। अमेरिका खित्ते में अपनी ताकत को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है। 2003 के बाद पहली मरतबा अमेरिका के बहरी बेड़े इतनी बड़ी तादाद में खलीजी ममालिक के आसपास मौजूद हैं। यहाँ 3 डिफरेंट एरियाज़ हैं, मैंने कल आपको नक्शे से बताया भी था पिछली वीडियो में। एक तो अरेबियन सी में इन्होंने डेरे डाले हैं, पाकिस्तान के सामने, ओमान और पाकिस्तान के बीच वाले एरिया में। यहाँ पे अमेरिकन बहरी बेड़ा मौजूद है। रेड सी के अंदर भी ये पहुँच गए हैं, और रेड सी में आने के लिए बाब मंदब से एक रास्ता आता है, वहाँ से कुछ इनकी फ़ोर्स पहुँची है, और कुछ फ़ोर्स जो है वो नहर स्वेज़ से मिस्र के बीच में से निकल कर यहाँ पहुँची है। और तीसरी ताकत इन्होंने इकट्ठी की है अमेरिकन एक बहरी बेड़े को इसराइल के बिल्कुल अकब में। यानी ये वो जगह है जहाँ से अमेरिका अपने इंटरसेप्टर्स भी इस्तेमाल करता था, और उन्होंने अपने बहरी बेड़े के ऊपर एक इंटरसेप्टर्स का पूरा निज़ाम लगाया हुआ था कि अगर ईरानी मिसाइल आते हैं इसराइल को हिट करने के लिए, तो वहाँ से अमेरिका प्रोटेक्शन देता था इसराइल को। तो अब ये इन 3 जगहों पे अमेरिका मौजूद है, जबकि मिडल ईस्ट में अमेरिका बहुत तेज़ी से नक़्ल हरकत कर रहा है। यानी जो मूवमेंट देखी गई है सऊदी अरेबिया में वो बहुत बहुत ख़ास है। जबकि इसराइल में बिन गवीर एयरपोर्ट हो या बाकी एयरपोर्ट्स हों, वहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में अमेरिकी तैयारे पहुँचे हैं जो उनकी एयर फोर्स से ताल्लुक़ रखते हैं। ना सिर्फ ये जंगी जहाज़ हैं, बल्कि जंग के मैदान में मदद करने के लिए जो तैयारे हैं वो भी हैं। एक अमेरिकी एवॉक्स तैयारा, जिस तरह के तैयारे को पहले सऊदी अरब ने तबाह कर दिया था ईरान ने, वो तैयारा भी उड़ान भर चुका है, और अब वो फ़िज़ाई ऑपरेशंस के लिए जायज़ा ले रहा है। ये मुबैना तौर पे इत्तलात अब तक आई हैं। अब अमेरिका अपनी ताकत बढ़ा रहा है, चाइना ने फौरी तौर पे अपने शहरियों के लिए एक एडवाइज़री जारी कर दी है, जबकि ईरान ने, अगर ईरान के ऊपर हमला हुआ तो इस सूरत में कुछ अहदाफ बता दिए हैं कि इन अहदाफ को ईरान टारगेट करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ख़ास तौर पे अरब ममालिक के लिए। ईरान के सरकारी टीवी ने तवानाई की इन तनसीबात की फ़हरिस्त जारी की है, जिनके बारे में उनका कहना है कि जंग दोबारा शुरू होने की सूरत में उन्हें निशाना बनाया जा सकता। कतर में रास गैस का जो एक मंसूबा है, और रास अल्फ़ान एलएनजी तनसीबात हैं, उनको निशाना बनाया जा सकता है। मुत्तहदा अरब अमारात में दास और ज़र्को जज़ायर, इनको निशाना बनाया जा सकता है, जहाँ पे तेल और गैस के बड़े ऑफ़शोर मराकज़ हैं। इसके अलावा सऊदी अरब में दावा किया जा रहा है कि वहाँ पे बकीक एक एरिया है, उसके बारे में बताया गया, और सफ़ानिया एक और इलाका है, खरीस एक और एरिया है। यहाँ पे कुछ ऑयल की तनसीबात हैं, जिनके बारे में कहा गया कि इन्हें निशाना बनाया जा सकता। जबकि कुवैत में बुरकान ऑयल फ़ील्ड के बारे में वार्निंग जारी की गई इसी टीवी पे, और ये बताया गया कि उनको ईरान निशाना बना सकता है उस सूरत में जब ईरान के ऊपर अटैक किया जाएगा तब। नाज़रीन, थोड़ा सा गला ख़राब है, लेकिन इसके बावजूद मैं ये वीलॉग पूरा रिकॉर्ड करवा देता हूँ अभी। राइटर्स ने दावा किया कि पाकिस्तानी सोर्सेज़ के हवाले से रॉयटर्स का ये दावा आया है, और इस दावे में ये कहा गया कि अब्बास अराक़ची, जो वज़ीर ख़ारजा हैं ईरान के, वो एक छोटे से वफ़द के हमरा जुमे की रात को इस्लामाबाद पहुँच जाएँगे। देखिए, अल्टीमेटली होने तो मुज़ाकरात हैं। ईरान को और अमेरिका को एक दिन मुज़ाकरात की टेबल पे बैठना पड़ेगा, लेकिन दोनों ममालिक को ये बात समझनी पड़ेगी कि कुछ ना कुछ दोनों को छोड़ना होगा अमन के लिए। ईरान को कोई ऐसा रास्ता निकालना पड़ेगा जिसमें उसकी इज़्ज़त भी रहे, उसकी बका भी रहे, और उसके लोगों की जो है उनके जज़्बात भी मजरूह ना हो, और अमेरिका को भी कोई फेस सेविंग मिल जाए। जबकि अमेरिका को भी कुछ ना कुछ ईरान को ऐसा देना पड़ेगा जिसके नतीजे में डोनाल्ड ट्रंप की थोड़ी सुबकी ज़रूर हो जाएगी, लेकिन कुछ ना कुछ फेस सेविंग उन्हें भी मिल जाएगी। तो बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा, बड़े-बड़े मसाइल का हल निकल आता है। यहाँ पे अल्टीमेटली एक दिन इन्हें बैठना पड़ेगा। लेकिन अगर अमेरिका को ये लगता है कि वो ताकत के बलबूते पे सारे हथियार यहाँ पे इकट्ठे करके ईरान से यकतरफ़ा सरेंडर करवा देगा, तो ये इसके लिए फिर एक नई मुसीबत बन जाएगी। ईरानियों का रिकॉर्ड है कि वो ऐसे सरेंडर नहीं करते, और ये ईरानी बार-बार कह चुके हैं। बहरहाल, मुज़ाकरात के लिए अगर तो ये आ रही है टीम तो बड़ी अच्छी बात है। इराक़ची पाकिस्तान में आ रहे हैं, फिर अमेरिकन भी आ जाएँगे, और मुज़ाकरात दोबारा से शुरू हो जाएँगे। लेकिन पाकिस्तान ने बदकिस्मती से दूसरा हफ्ता है
اسلام آباد راولپنڈی کو بند کیا ہو. یہ خبر بھی رائٹرز نے دی ہے. ایکچولی رائٹرز جو ہے وہ اسی کے اوپر سرکار سے رابطے کر رہا تھا بار بار, اور وہ یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ اسلام آباد کی اور راولپنڈی کی بندش کے پیچھے سائنس کیا ہے, آپ اسے کھول کیوں نہیں دیتے. تو خبر یہ ہے کہ اسلام آباد کو یا پاکستانی گورنمنٹ کو, موجودہ رجیم کو, عاصم منیر کو اور شہباز شریف کو اس بات پہ شک ہے کہ اگر کوئی اچھی ڈیل بنتی ہے تو ڈونلڈ ٹرمپ اس کا کریڈٹ لینے کے لیے خود پاکستان آئے گا, اور ہو سکتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے کسی موقع پر انہیں کوئی آسرا کروا بھی دیا ہو, کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ یہ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اگر میں یہ کہوں گا کہ میں نے پاکستان آنا ہے تو عاصم منیر اور شہباز شریف دگنی محنت کریں گے اور زیادہ زور لگائیں گے. تو اب اسلام آباد اور پنڈی کو بند رکھا ہوا ہے. یہ جناب علی دوسرا ہفتہ شروع ہو گیا ہے, لہذا سیکیورٹی کا ایسا انتظام انہوں نے کیا کہ کوئی بھی چھوٹا سا واقعہ ایسا نہ ہو جائے جس کے بعد امریکن یہ وجہ بنا دیں کہ جناب ڈونلڈ ٹرمپ نے آنا تھا تو یہاں پہ سیکیورٹی ریزن کی وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ نہیں آئے. اور اس سے پہلے جو ہے وہ اسی قسم کی باتیں کی گئی تھی جے ڈی وینس کے حوالے سے بھی, جب وہ دوسری مرتبہ آنا چاہ رہے تھے کہ جناب سیکیورٹی کے معاملات ہیں, اور یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے خود بھی ایک سٹیٹمنٹ دیا ہوا تھا. بہرحال اب وہاں پہ دیکھیں نا, اسلام آباد میں صورتحال یہ ہے کہ عدالتیں بند ہیں. جن ممالک کی جنگ ہو رہی ہے ان کی عدالتیں کھلی ہیں, پاکستان میں بند ہیں, اور یہ دارالحکومت ہے. اسکول بند ہیں, تعلیمی ادارے بند ہیں, راستے بند ہیں, مارکیٹیں بند ہیں, کاروباری مراکز بند ہیں, دفاتر بند ہیں, رہائشی علاقے بند ہیں, یعنی سب کچھ تو بند کر کے رکھا ہوا ہے پاکستان میں, اور یہ پاکستان کا دارالحکومت ہے. جب دارالحکومت بند ہے تو پھر آپ سمجھیں کہ اس کا اثر جو ہے وہ پورے ملک کے اوپر پڑتا ہے. اور یہ کوئی اچھا پاکستان کا میسج نہیں جا رہا کہ آپ ایک ایسی میٹنگ کروانا چاہ رہے ہیں جس کے اندر آپ نے امن قائم کرنا ہے, اور آپ کی اپنی حالت یہ ہے کہ آپ نے اپنا دارالحکومت بند کیا ہوا ہے, 1 ہفتے سے زیادہ ہو گیا, اور آپ اپنے دارالحکومت میں سیکیورٹی کے معاملات کو کنٹرول کر نہیں سکتے. دنیا کی سیکیورٹی کے معاملات کو آپ کنٹرول کرنے جا رہے ہیں, اور حالات ان کے یہ ہو گئے کہ چھوٹی سی بات سے چڑھ جاتے ہیں. یہاں پہ میں آپ کو ایک خبر دیتا ہوں, میں خود بھی یہ خبر سن کے میں نے جب پڑھی تو میں حیران ہو گیا کہ یہ کس لیول پہ پہنچ گئے ہیں. خبر یہ بتاتی ہے کہ ایک صاحب ہے, انہوں نے بیچارے نے ایک مذاق کر دیا, یعنی ترنول پھاٹک بھی آپ نے ہرمز بنا ہوا ہے, اس قسم کی انہوں نے بات کر دی کہ نہ یہ پھاٹک کھلتا ہے تو نہ آپ نے ہرمز کھلتی ہے. اب ایک بیچارہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہے, اس نے یہ بیچارے نے پوسٹ کر دی. اب پولیس نے اس کو جا کے گرفتار کر لی کہ جناب مذاق اڑا رہے ہیں. وکیل صاحب ہے راجہ عمران صاحب, وہ کہتے ہیں کہ ان کے پروفیشن میں یا ان کے پورے کیریئر میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ کسی شخص نے سوشل میڈیا پر پوسٹ لگائی ہو اور اس کے خلاف سیکشن 144 کی خلاف ورزی کرنے کا مقدمہ درج کر دیا. 144 تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ ہجوم اکٹھا کر دیں, کیونکہ اسلام آباد میں وہ کہتے ہیں جی صورتحال بڑی نازک ہے, لہذا دفعہ 144 ہم نے لگائی ہوئی ہے. تو ٹھیک ہے, آپ نے دفعہ 144 لگائی ہوئی ہے, اچھی بات ہے, لیکن سوشل میڈیا پہ ایک آدمی نے پوسٹ کی تو اس کے اوپر کہہ رہے ہیں یہ دفعہ 144 کی اس نے خلاف ورزی کر دی. یہ وکیل صاحب کہتے ہیں کہ میرے تو اپنے کریئر میں پہلی دفعہ میں نے ایسی چیز دیکھی ہے, اور وہ بھی بیچارے نے مذاق کیا تھا. یعنی طنز و مزاح بھی آپ پاکستان میں نہیں کر سکتے, کوئی شہری کوئی میم بھی نہیں بنا سکتا, کوئی بات بھی نہیں کر سکتا, کیونکہ حکومت کو برا لگ جائے گا, حکومت پکڑ کے بندہ اندر کر دے گی. تو اب یہ جناب مقدمہ درج کر دیا اور غیر معمولی صورتحال پیدا ہو گئی اور بندہ گرفتار بھی کر لیا گیا ہے. ناظرین, یہ مزاحیہ پوسٹ والا معاملہ ہے. اب پاکستان کے اندر کیونکہ ہم آ گئے ہیں تو کچھ چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. اگر کوئی سولر ٹیکس نہیں دے گا, یعنی حکومت نے عجیب و غریب کام کر دیا نا کہ سولر کے صارفین کے اوپر الگ سے ٹیکس لگا دیا. وہ نیٹ میٹرنگ والا جو تھا, ان کے میٹروں کے اوپر ایک ان کو بل آتا تھا, میٹر کا کرایہ آتا تھا ان کو ہر مہینے, یہ 1000 روپیہ ہوتا تھا. ابھی لوگ اپنے بل شیئر کر رہے ہیں, کہیں پہ یہ 3000 سے زائد ہے, کہیں یہ 4000 سے زائد ہے. یہ کیا چل رہا ہے؟ یعنی ایک دم اب 4 گنا میٹروں کے کرایہ آپ بڑھا رہے ہیں. تو یہ لوگ بےچارے جائیں گے کہاں پہ؟ یہ بجلی بنا کے سرکار کو بیچتے ہیں, اور یہ تو حصہ ڈال رہے تھے پاکستان کی تعمیر و ترقی میں, بجلی بنا کر بیچ رہے تھے, ان کی انویسٹمنٹ لگی ہوئی تھی. اب بجائے اس کے کہ سرکار ان کو آنر کرتی, ان کو کوئی بینیفٹ دیتی, جیسا کہ سرکار نے ان سے وعدہ کیا تھا, سرکار ان سے تاروں کے اور میٹروں کے پیسے لے رہی ہے, اور ہر مہینے کرائے کے طور پہ لے رہی ہے, اور ان چیزوں کا کرایہ لے رہی ہے جو انہوں نے خرید کر لگائی ہیں. یعنی انہوں نے پیسہ جمع کروایا ٹھیک ٹھاک, ان کی گارنٹیاں جمع کروائی ہوئی ہیں انہوں نے. تو اب فرض کریں اگر سولر ٹیکس جو حکومت لگانے جا رہی ہے, یا جو کچھ بھی حکومت کر رہی ہے سولر ٹیکس کے نام کے اوپر, اگر کوئی آدمی نہیں دیتا تو حکومت کیا کرے گی؟ لوگ سوال پوچھتے ہیں نا, حکومت کیا کرے گی؟ حکومت کے لوگ آئیں گے, گھر سے آگے سارے سولر کھولیں گے, اتاریں گے, گاڑیوں میں رکھ کے ساتھ لے جائیں گے, یہ کریں گے, یا سورج کے اوپر کپڑا ڈال کے اس کو اندھیرا کر دیں گے, جناب سورج کی روشنی آپ کے لیے بند ہو گئی ہے, کیا کریں گے؟ مصنوعی بادل بنائیں گے, بنا کے لا کے سورج کے آگے کھڑے کر دیں گے, کس طرح کریں گے؟ یہ انتہائی نامناسب ہے. یا تو آپ ملک کے اندر پوری بجلی دے رہے ہو, سستی بجلی دے رہے ہو, تو پھر آپ یہ کہیں جناب آپ اپنی بجلی پیدا نہیں کر سکتے, کیونکہ آپ اپنی بجلی پیدا کریں گے تو آپ ہماری بجلی نہیں خریدیں گے, ہم نے آپ کے لیے اضافی بجلی بنائی ہوئی ہے اور بہت سستی بجلی ہم آپ کو دے رہے ہیں. یا تو آپ یہ کر رہے ہوتے. بجلی کی قیمت آپ نے 4 گنا بڑھا دی ہے, 1 یونٹ استعمال کرتے ہیں, 3 یونٹ کے ہم پیسے دیتے ہیں, لوڈ شیڈنگ اس کے باوجود ہو رہی ہے, اور گورنمنٹ نے خود پالیسی بنا کر لوگوں کو مجبور کیا کہ وہ سولر لگائیں. کئی لوگ تو بیچارے ایسے یہ کہتے ہیں جی امیروں کو ہم نشانہ بنا رہے ہیں. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے زیور بیچ کے, اپنا قیمتی سامان بیچ کے, انہوں نے سولر لگائے اپنی چھتوں کے اوپر کہ چلو بلوں سے تو ہمیشہ کے لیے ہماری جان چھوٹ جائے گی, کہ ہمیں بل نہیں دینے پڑیں گے. وہ 25-30 سال کا ایک فارمولا ہمارے پاس آ گیا, ہم بل نہیں دیں گے اور اس کو مینٹین کر کے ایک نئے طریقے سے چلیں گے.
وہ बेचारे जिन गरीबों ने लगाए हुए थे उनके सारे अरमान तोड़ दिए, उनकी जमा पूंजी भी खर्च करवा दी सोलर के ऊपर, और अब उन्हें डबल पैसा पड़ रहा है। सोलर पे अलग पड़ गया, सरकार अलग से उनकी जेब काटने के लिए आ गई है। इमरान खान साहब के बेटों ने कुछ इंटरव्यूज दिए, मैं उसके बारे में भी बात करता हूँ, लेकिन उससे पहले गंदम की खरीदारी का वक्त आ गया। निजी कंपनियां कुछ खरीदारी के लिए सामने आई हैं, मगर अभी तक की जो कार्रवाई डाली जा रही है ना, मेरी कुछ किसानों से बात हुई है, उससे ऐसा लगता है कि हुकूमत और माफिया मिलकर किसान की कमर तोड़ने वाले। ये मैं वक्त से पहले खबरदार कर रहा हूं, मैंने पिछले साल भी बताया था कि ये किसान को बहुत बड़ा डैमेज करने वाले हैं, और पिछले साल इन्होंने किसान को डैमेज कर दिया। इस साल किसान बड़ी मुश्किल से खड़ा हुआ है, क्योंकि सैलाब की वजह से उसकी जमा पूंजी पहले ही ज़ाया हो गई थी, और बड़ी मुश्किलों से कर्जे पकड़ के उधार लेके किसान ने अपनी गंदम लगाई हुई है, और अब उसको लूट मार करने का जो टाइम आ गया है, ऐसा लगता है कि किसान की कमर तोड़ देंगे माफिया और हुकूमत मिलके। मगर अपोजिशन इस सारी सूरत में गायब है। बिजली के खौफनाक बिलों का मामला आया, अपोजिशन गायब। सोलर के ऊपर टैक्स लगाने का मामला आया, अपोजिशन गायब। गैस के बिलों पर अपोजिशन गायब। बिजली की लोड शेडिंग पर अपोजिशन गायब। पेट्रोल की कीमतों पर अपोजिशन गायब। इस्लामाबाद रावलपिंडी की बंदिश, अपोजिशन गायब। दर्जनों शहरी एहतजाज के दौरान चौथी मरतबा पाकिस्तान में गुज़िश्ता 3 सालों में शहीद हो गए, अपोजिशन गायब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने आखिरी एहतजाज इमरान खान की फैमिली के खिलाफ किया था, मुझे जहां तक याद है। यानी इमरान खान की फैमिली ये क्यों करती है, वो क्यों करती है, आखिरी एहतजाज उन्हीं के खिलाफ देखा है मैंने। स्ट्रीट मूवमेंट का कोई इलम नहीं, वो किधर गई। एक इमरान खान ने हुक्म दिया था स्ट्रीट मूवमेंट चलाई जाए, तो स्ट्रीट मूवमेंट के नाम के ऊपर जाके थोड़ी सी पॉलिटिकल एक्टिविटी करते हैं और कह देते हैं जनाब ये स्ट्रीट मूवमेंट चल रही है, वो भी गायब हो गई है। किसी बात के ऊपर इन्होंने अभी तक अपोजिशन नहीं की। देखिए, अगर अपोजिशन नहीं करनी तो घर जाए। अवाम का बजट क्यों खा रहे हैं, तनख्वाहें क्यों ले रहे हैं, अवाम के वसाइल क्यों ज़ाया कर रहे हैं। यानी इतने वसाइल ज़ाया करने से बेहतर है अगर आपने अपोजिशन नहीं करनी तो आप घर चले जाएं। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, क्योंकि पाकिस्तान के अवाम ने हुकूमत बनाने के लिए मैंडेट दिया था, लेकिन आसिम मुनीर साहब ने उनका मैंडेट छीन के इनको अपोजिशन में बैठा दिया। लेकिन आज भी शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़हनी तौर पर हुकूमत में बैठी हुई है, क्योंकि वो हुकूमत के खिलाफ किसी किस्म की ना कोई तहरीक चलाती है, ना हुकूमत को किसी किस्म का कोई टफ टाइम देती है। किसी एक मामले के ऊपर ये गरीब पाकिस्तानियों के साथ, मजबूर पाकिस्तानियों के साथ खड़े हुए हो। स्कूल इन्होंने बंद कर दिए, पेट्रोल की कीमतें कहां से कहां लेकर चले गए। आज भी मंडी में आज भी उतनी नहीं है जितनी इमरान खान के दौर में थी। सारा कुछ इन्होंने करके देख लिया, जो इन्होंने अवाम का कचूमर निकालना था इन्होंने निकाल दिया, लेकिन अपोजिशन खड़ी नहीं हुई। ये बहुत अफसोसनाक है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जिस तरह की अपोजिशन है ना, कोई भी हुकूमत होगी पाकिस्तान में, वो दुआएं करेगी और कोशिश करेगी कि हमें इसी तरह की अपोजिशन मिल जाए। अब जरा इमरान खान साहब के बेटों की बात सुन। इमरान खान साहब के बेटों ने इंटरनेशनल मीडिया को एक मरतबा फिर इंटरव्यू दिया। उन्होंने कहा तकरीबन 4 साल हो गए हमने अपने बाप को नहीं देखा, हमारी उनसे बात तक नहीं होती। ईद पर हमारी थोड़ी देर के लिए वालिद से बात हुई थी। हमारी जब इमरान खान से बात हुई तब उन्हें आंख का शदीद मसला हो चुका था। उनकी कोशिश है, यानी पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट की वो बात कर रहे हैं, कि आलमी सतह पर अपना इमेज बेहतर करें और इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों और जमहूरियत की जो वो गुज़िश्ता चंद सालों से तौहीन कर रहे हैं उससे दुनिया की तवज्जो हटा सकें, इसलिए ये भाग दौड़ भी कर रहे हैं। आज मेरे वालिद मुल्क के सबसे मकबूल इंसान है, कासिम खान ने कहा, और वो इस करप्ट निज़ाम के खिलाफ खड़े हैं जिसे ये सब मिलकर बरकरार रखना चाहते हैं। ये एक करप्ट रियासत है जिससे वो जितना हो सके फ़ायदा उठाते हैं और इसे इन लोगों में तकसीम करते हैं, वो आपस में तकसीम करते हैं लूट मार करके। हमारे वालिद अपनी बिनाई का 80% खो चुके हैं। वो कई महीनों से अपनी आंख के बारे में शिकायत कर रहे थे, लेकिन उन्हें नज़रअंदाज किया जाता रहा। अब जाकर उनका इलाज शुरू किया गया है, जो कि वक्त पर होना चाहिए था, मगर देर से हुआ। उनकी आंख की हालत अच्छी नहीं है। हमें इस बात की कोई मालूमात नहीं कि ये मसला क्यों पेश आया। हमें कोई मेडिकल रिपोर्ट भी फराहम नहीं की गई। सब कुछ छुपाया जा रहा है। इमरान खान के बेटों ने ये इंटरव्यू दिया चैनल 4 को। इसके बाद जो इमरान खान साहब के बेटों ने कहा वो भी आप सुन लें। उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तानी हुकूमत ने हमें पाकिस्तान जाने पर गिरफ्तार करने की धमकी दी। उन्होंने कहा कि अगर आप पाकिस्तान आए तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हम फिर भी पाकिस्तान जाना चाहते हैं, लेकिन अब हुकूमत पाकिस्तान हमें किसी भी किस्म की स्पेस देने के लिए तैयार नहीं है और हमारा वीज़ा भी जारी नहीं किया जा रहा। हम वाशिंगटन गए थे, हमारी बातचीत हुई थी, वहाँ से रद्द-ए-अमल आने वाला था कि हुकूमत पाकिस्तान ने मशरिक में अमरीकी पपेट हुकूमत बनने की हर मुमकिन कोशिश शुरू कर दी। वो कहते नहीं, हम अमेरिका गए थे, हमने वहाँ जाके बातचीत की थी ह्यूमन राइट्स के हवाले से, हमें लग रहा था बातचीत बन जाएगी। हमारे साथ उनके वादे भी किए गए थे। मैंने आपको तब रिपोर्ट भी किया था, ओवरसीज पाकिस्तानियों ने भी बताया था, और मैंने उनके हवाले से आपको ये दावे उनके रिपोर्ट किए थे कि उनका ये दावा है कि कॉल आने वाली है और वो अमेरिका में हालात जो है वो तब्दील होने वाले हैं। तो ये डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत दावे और बड़े वादे किए थे। डोनाल्ड ट्रंप ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो उन्हें जाकर मिलते थे। इसी तरह जब ये रिचर्ड ग्रेनल वगैरह मिले इन्हें, कासिम को और सलमान को, तो उन्होंने इनके साथ भी बातचीत की। वो कहते जी हमारा तो मामला बनने वाला था कि रद्द-ए-अमल आने वाला था। हम वाशिंगटन गए, वहाँ हमारी बातचीत हुई थी।
हुकूमत पाकिस्तान में मशरिक में अमरीकी पपेट हुकूमत बनने की हर मुमकिन कोशिश शुरू कर दी। उन्होंने पहले डोनाल्ड ट्रंप को अमन के नोबेल इनाम के लिए नामजद किया, फिर उन्होंने अपने मिनरल्स अमेरिका के हवाले करने की कोशिश की, उन्होंने क्रिप्टो करेंसी के जरिए खुशामद की कोशिश की, उन्होंने हर वो काम करने की कोशिश की जिसके खिलाफ इमरान खान स्टैंड लिए खड़े हैं। यानी ये आप ध्यान में रखें कि क्रिप्टो वाला मामला जो है ना, ये छोटा मामला नहीं है। बिलाल बिन साकिब, ये एक नाम आपने याद रखना है। इनका नाम इंटरनेशनल मीडिया की जीनत बन चुका है पाकिस्तान के हवाले से, और इनके ताल्लुकात इस वक्त जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर अहम लोग हैं उनकी फैमिली और बच्चों के साथ है। और ये वो जरिया है जहां से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने व्हाइट हाउस तक का रास्ता ढूंढा है, और इसके बारे में एक नहीं मुतअद्दिद खबरें पहले ही छप चुकी हैं। नाज़रीन, एक और बात इमरान खान के बेटे ने कही। उन्होंने कहा जी, फरवरी में जब इमरान खान को रात के अंधेरे में सरकारी अस्पताल लाया गया तो एक नौजवान ने गाड़ियों की वीडियो बना ली, इन्होंने उसको भी उठा लिया और आज तक उसे नहीं छोड़ा गया। ये हैदर सईद की बात कर रहे हैं, वो बेचारा वीडियो बनाया, उसके बाद उसको भी गिरफ्तार कर लिया। तो पाकिस्तान में हर वो आदमी जो आवाज़ उठाता है या बोलना चाहता है उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर इमरान खान के बेटे ने कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि मुस्तकबिल करीब में पाकिस्तान में आज़ादाना इंतखाबात हो, मेरे वालिद आज़ाद हो, साफ और शफाफ इंतखाबात हो। इमरान खान 95% अवाम के नुमाइंदा है और वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म होंगे, लेकिन अभी कोई बेहतरी दिखाई नहीं दे। तो नाज़रीन, ये तो है जनाब सूरत हाल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की पार्टी है, लेकिन क्या वो इमरान खान साहब की पॉलिसी पे अमल कर रही है, इसके ऊपर हम बात करेंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें डाटा मैंने आपके साथ शेयर करना है। लेकिन इस वीलॉग में अब तक के लिए इतने। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।